तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हम एक ही लेक्चर में अटैम्प्ट कर पाएँ। सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि सौरमंडल के संबंध में सर्वप्रथम जानकारी प्रस्तुत करने वाले का श्रेय किस विद्वान को जाता है। सौरमंडल मतलब कि सोलर सिस्टम, ठीक है। तो सोलर सिस्टम के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, तो यहाँ पे आपके पास में ऑप्शन है गैलीलियो, स्ट्रेबो, केपलर और कोपरनिकस। तो सबसे सही आंसर जो आपका हो जाएगा, सबसे सही क्या मतलब सही आंसर यही है कि कोपरनिकस ने सबसे पहले सौरमंडल के बारे में बताया था। तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसे अच्छे से आप याद रख सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है CDS वगैरह जो एग्ज़ाम है इनमें भी मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। CDS, NDA, IAS तक UPPSC इन सभी में पूछे गए क्वेश्चंस हैं और ये हर एग्ज़ाम के लिए आपके यूजफुल होंगे। उसके लिए देखते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय, दीर्घवृत्त मतलब इलिप्स वे में परिभ्रमण करती है और सूर्य उस दीर्घवृत्त की एक नाभि पर स्थित है। यानी कि देखिए इस प्रकार से आपके पास में है और सूर्य यहाँ पे आपके पास में है, नाभि आप इसके नेवल बोलते हैं, और यहाँ पे सूर्य है और ये पृथ्वी जो है दीर्घवृत्ताकार पथ में क्या कर रही है, ट्रैवल करती है। यहाँ पे मूवमेंट होता है, इसमें इस प्रकार से भ्रमण करती है। तो इस स्थिति में क्या है कि कल्पना कीजिए कि अगर पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर इस दीर्घवृत्तीय पथ से ना करके इस वृत्तीय पथ पे, यानी कि इस प्रकार से वृत्त बनता है आपका सर्कुलर वे पे, अगर वो क्या करे, गति करे, तो यहाँ पे आपके पास में कौन सा जो परिणाम है वो बदल जाएगा। तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को आराम से पढ़ सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आप देखिए सबसे पहला बोल रहा है कि उसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा, यानी कि किसी भी चीज़ पे कोई परिणाम में कोई चेंज नहीं होगा। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है कि मौसम के बीच का अंतर कम हो जाएगा, पृथ्वी बहुत गर्म हो जाएगी, पृथ्वी बहुत ठंडी हो जाएगी। तो इसमें सबसे सही आंसर हो जाएगा आपके पास में कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए क्या होगा, आप यहाँ पे खुद ही सोचिए कि इस प्रकार से यहाँ पे प्रवलयकार, अति प्रवलयकार गति यहाँ पे दीर्घवृत्तीय पथ में अगर गति करेगी पृथ्वी, यहाँ पे सूर्य आपका है, तो यहाँ पे डिस्टेंस जो है ज़्यादा रहेगी। यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक आने की, जैसे आप सोचिए यहाँ से यहाँ तक आने में उसे ज़्यादा समय लगेगा, जिससे क्या होगा कि एक ही मौसम अधिक समय के लिए बना रहेगा। लेकिन अगर वो एक वृत्तीय पथ पे गति करेगी तो ये सूर्य से जो दूरी है ये लगभग सेम डिस्टेंस यहाँ पे रहेगी सब जगह पे, क्योंकि वृत्तीय पथ में आपको पता है कि रेडियस सेम रहती है। तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं एक जैसा मौसम आपका रहेगा और इसमें क्या होगा, चेंज रहेगा। जैसे यहाँ पे पृथ्वी रहेगी तब तो ज़्यादा कम दूरी रहेगी, फिर यहाँ पे रहेगी अधिक दूरी, तो टेम्परेचर में भी डिफरेंट होगा। लेकिन यहाँ पे हम क्या होगा कि इससे मौसम बदलेगा आपका। तो ये आप चीज़ समझ सकते हैं। जितना मेरे से हो सका मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अब क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो इसे आप आसानी से समझ सकते हैं। उसका आंसर हो जाएगा कि मौसम के बीच का अंतर कम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से है कि स्टेटमेंट आपको दिया गया है कि ओजोन जैविक जीवन के लिए, ठीक है, जैविक यानी कि आपके पास में हो जाएगा बायोलॉजिकल जीवन मतलब लाइफ, बायोलॉजिकल लाइफ के लिए जो परम आवश्यक है, यानी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और ओजोन परत जो है पृथ्वी की उच्च ऊर्जा विकिरणों से संरक्षित करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में बोल रहा है कि हाई एनर्जी रेडिएशन से क्या करती है, आपको सेफ रखती है ओजोन परत। तो इसमें सोचिए कि क्या दोनों सही हैं या एक सही है, तो ये ऑप्शन भी आपके पास में है। सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपके पास में स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन दोनों सही हैं और साथ में ये व्याख्या की गई है ये भी सही है। इसका ए ऑप्शन यहाँ पे आपके पास में करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि इसमें सही बोला गया है कि ओजोन जो है हमारी जो जैविक जीवन है इसके लिए परम आवश्यक है और ओजोन पृथ्वी से आने वाली उच्च विकिरणों से हमें संरक्षित भी करती है। तो ये यहाँ पे बोला गया है कि ए और आर दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या है। तो यहाँ पे आपके पास में आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है कि निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के निकटतम है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन हो जाएगा 4 में शुक्र ग्रह। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ईजी कि सूर्य की धरती पर प्रकाश पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है, तो ऑलमोस्ट यू नो दैट 8 मिनट लगते हैं, ओके। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी की अपेक्षा आकार में छोटा है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर हो जाएगा बी, शुक्र ग्रह। जो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं ये सबसे छोटा ग्रह, सबसे छोटा नहीं बोल रहा हूँ, छोटा ग्रह होता है किसके कंपैरिजन में, पृथ्वी के कंपैरिजन में। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ओके। उसके बाद में है कि सी ऑफ ट्रोकेबिलिटी कहाँ पर स्थित है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये चंद्रमा पे स्थित है। सी ऑफ ट्रोकेबिलिटी क्या है, एक तरह से एक विशेष आकृति बनी हुई है, कुछ घोड़े की जैसी आकृति यहाँ पे जैसे चंद्रमा की खोज में यहाँ पे प्राप्त हुई। जैसे ये चंद्रमा है, ये गोल सर्कल मैंने बनाया, इस पर कुछ स्पेशल आकृति बनी हुई है। इस आकृति को सी ऑफ ट्रोकेबिलिटी के नाम से बोला गया है और ये कहाँ पे है, ये चंद्रमा पे है। तो ये इस तरह से आप इसका आंसर डी दे सकते हैं। देखिए बाकी ऑप्शंस हैं, आप वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हैं। मैं इसका आंसर बता रहा हूँ, जहाँ पे डिफिकल्टी होगी मैं आपको समझा दूँगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वैज्ञानिक निम्नलिखित में से किन किन परिघटनाओं के बारे में ब्रह्मांड के निरंतर विस्तार के साक्ष्य के रूप में उद्गृत करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, तो इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा
बी ऑप्शन कि अंतरिक्ष में रेड शिफ्ट परिघटना का अवलोकन। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में सही आंसर हो जाएगा। ये फिर से देख लीजिएगा कि वैज्ञानिक निम्न से किन किन परिघटनाओं के ब्रह्मांड के निरंतर विस्तारण के साक्ष्य के रूप में उद्घृत करते हैं। यानी कि किन घटनाओं के कारण क्या होता है कि ब्रह्मांड का रेगुलरली क्या हो रहा है, उसका इंक्रीज हो रहा है, तो ब्रह्मांड बढ़ रहा है, तो वो किसके कारण होता है, अंतरिक्ष में रेड शिफ्ट परिघटना का अवलोकन। तो ये आपके पास में हो जाएगा, इसमें सेकंड ऑप्शन और ये बी ऑप्शन आपके पास में हो जाएगा। बाकी ऑप्शन भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनको आराम से वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, लेकिन आपका पहला काम ये रहेगा कि सभी ऑप्शन को अच्छे से ऑब्जर्व करें, फिर उसके बाद में ही आप इनमें से अच्छा ऑप्शन ढूंढ के सही से सही आंसर लगाएंगे। आगे देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। क्वेश्चन 1 आपके पास में दिया गया है कि बृहस्पति की तुलना में पृथ्वी पर ग्रहण अधिक वार होता दिखाई देता है। दूसरा है कि मंगल पर केवल आंशिक सूर्य ग्रहण ही संभावित है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें दोनों ऑप्शन सही हैं, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पृथ्वी जो है यहाँ पे इस पे ज़्यादा ग्रहण होते हैं बृहस्पति की तुलना में, और मंगल मंगल पे केवल आंशिक सूर्य ग्रहण ही संभावित है। ठीक है, तो ये आपके पास में सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है कि उल्का यानी कि मेटोर, यहाँ पे आपके पास में इसके लिए दिया गया है कि तीव्र गति से चलता तारा है, ब्रह्मांड अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट द्रव्य का अंश है, तारामंडल का भाग है, या पूंछहीन धूमकेतु है। तो इसका सबसे सूटेबल आंसर जो आपके पास में हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, ब्रह्मांड अंतरिक्ष पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट द्रव्य का अंश है। तो ये उल्का के बारे में सही डेफिनेशन है, बी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास में है कि यद्यपि सामान्यतः प्लूटो सबसे दूरस्थ ग्रह है, पर उसका परिभ्रमण पथ बहुत ही दीर्घवृत्ताकार है, जो कि किसी अन्य ग्रह के पथ को काटता है। परिणामतः 1979 में प्रारंभ हुई 20 वर्ष की अवधि से प्लूटो सबसे दूरस्थ नहीं था, तो कौन सा सबसे दूरस्थ था। तो यह आपको ध्यान रखना है कि पहले जो दूरस्थ ग्रह था, प्लूटो जब नहीं था सबसे दूरस्थ ग्रह, तो उस समय नेपच्यून जो है सबसे दूरस्थ ग्रह था। तो डी ऑप्शन आपके पास में करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, एक टेबल आपके पास में यहाँ पे दी गई है, इसमें आपको क्या करना है कि इन सभी को यहाँ पे अरेंजमेंट करना है कि फर्स्ट सूची आपके पास में है, इसको दूसरी सूची से मिलान करना है। अगर मैं बात करूँ, सबसे पहला ऑप्शन आपके पास में है कि सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह आपके पास में कौन सा है। तो यहाँ पे आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नेपच्यून। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि 4 ये वाला। ओके, उसके बाद में बात करें कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा ग्रह आपके पास में हो जाएगा वो हो जाएगा बृहस्पति, इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए आपको। उसके बाद में देखिए तो सौरमंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर कौन सा ग्रह है। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर में क्या था, बुध, उसके बाद में शुक्र, तो शुक्र दूसरे स्थान पर है, तो ये हो जाएगा। सूर्य से निकटतम ग्रह बुध है, और ये शनि जो आपके पास में है एक्स्ट्रा है, तो ये बच गया, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, और इसको अगर मैच करेंगे तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास में कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इनको पढ़ना है और उसमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। कि सामान्यतः 3 जनवरी को होने वाली ग्रीनविच पर पृथ्वी सूर्य के निकट होती है। 4 जुलाई को होने वाली ग्रीनविच पर पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिक दूरी पर होती है। सामान्यतः 4 जुलाई को होने वाले सूर्योच्च पर पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिक दूरी होती है। या सामान्यतः 3 जनवरी को होने वाली सूर्योच्च पर पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती हैं। तो इसके लिए आपको आंसर बताना है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसके बाद में जो सही आंसर आपके पास में हो जाएगा वो सी ऑप्शन, यानी कि फर्स्ट और थर्ड सही आपके पास में हो जाएगा। तो ये वाला जो ऑप्शन है और ये वाला ऑप्शन आपके पास में सही है, इसके लिए आप इसका आंसर सी ऑप्शन लगा सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला गया है कि प्लूटो को बोना ग्रह के रूप में पदान्वत कर दिया गया है, क्योंकि यह ग्रह होने की निम्नलिखित मापदंडों को से एक या अधिक को पूरा नहीं करता है। यानी कि कौन से मापदंड हैं जिनको ये पूरा नहीं करता है प्लूटो ग्रह, तो ये आपको बताना है। यहाँ पे आपको बताया गया है कि किसी ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करनी होती है, किसी ग्रह का पर्याप्त द्रव्यमान होना चाहिए ताकि उसका लगभग गोला आकार हो सके, किसी ग्रह को अपने परिक्रमा पथ में अन्य पिंडों को अनिवार्यतः हटाना होता है। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा, यहाँ पे आपके पास में हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि ये जो ऑप्शन आपके पास में दिया गया है इसको ये पूरा नहीं करता है, तो ये आपके पास में हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सौर परिवार का सबसे बड़ा उपग्रह है। ग्रह की बात नहीं हो रहा है, उपग्रह की बात हो रही है। अब यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपके पास में गैनीमेड।
ठीक है, तो बी ऑप्शन आपके पास में इसका करेक्ट होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में कि निम्नलिखित में से कौन सा एक दिए गए ग्रह का उनके आबाप यानी कि व्यास यानी कि डायमेंशन के बढ़ते हुए क्रम में सही अनुक्रम है। तो डायमेंशन के अकॉर्डिंग कौन सा सही होगा ये आपको देखना है। यहाँ पे चारों ऑप्शन आपके पास में हैं, इन ऑर्डर को आप देखिए, उसके बाद में पता कीजिए। और ये आपके पास में बता रहा है अनुक्रम कि कौन से क्रम में होना चाहिए, आरोही क्रम में होना चाहिए। तो बढ़ते क्रम में आपके पास में है, तो इसके लिए जो आपका आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। सबसे पहले जो है बुध सबसे छोटा है, उसके बाद में उससे बड़ा मंगल, मंगल से बड़ा शुक्र, ये डायमेंशन की बात हो रही है। उसके बाद में पृथ्वी और उसके बाद में यूरेनस। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्ट्रोनॉइड प्लैनेट के विचार में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो ये आपको बताना है कि क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकार के चट्टानी मलबे हैं। अधिकांशतः क्षुद्र ग्रह छोटे हैं, किंतु कुछ का व्यास जो है 1000 किलोमीटर तक बड़ा होता है। क्षुद्र ग्रहों की कक्षा बृहस्पति और शनि की कक्षाओं के मध्य स्थित होती है। तो इसका आंसर आपको देना है। तो 17 के बारे में आपको ऑप्शंस भी मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो 17 में आपका हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड आपके पास में सही हैं, तो ये वाला गलत है। तो सी ऑप्शन करेक्ट आपके पास में हो जाएगा कि क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकार के चट्टानी मलबे हैं और अधिकांश से क्षुद्र ग्रह छोटे हैं, किंतु कुछ का व्यास जो है 1000 किलोमीटर तक बड़ा हो सकता है या है। तो सी ऑप्शन आपके पास में करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में कि सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है। इतना तो शायद आपको पता ही होगा कि सूर्य पे ज़्यादातर क्या है, आपके पास में हाइड्रोजन गैस आपके मिलती हैं, ठीक है। और इसके लिए आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपके पास में हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि लगभग 71% जो है सूर्य का भाग वो क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है। ऐसा एक्सपेक्टेड किया गया है यहाँ पे। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है, ठीक है, कौन सा एक स्टार है। तो यहाँ पे चंद्रमा भी कोई स्टार नहीं है, शुक्र भी नहीं है, पृथ्वी भी नहीं है, और इसके लिए आंसर हो जाएगा सूर्य। जो सन है आपके पास में, ये आपके पास में क्या है, एक स्टार है, एक तारा है। उसके बाद में देखें कि सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है। तो ये आपके पास में आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन की 6000 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे तापमान होता है। सूर्य पे भी आप बात कर सकते हैं या सौर पृष्ठ पर, तो सी ऑप्शन आपके लिए करेक्ट होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुववृत्तीय व्यास के कितना कम है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। 43 किलोमीटर जो है वो कम होता है विषुववृत्तीय व्यास से पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास, ठीक है। पृथ्वी का विषुववृत्तीय व्यास लगभग कितना है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, 12750 किलोमीटर ये आपके पास में है पृथ्वी का विषुववृत्तीय व्यास। व्यास यानी कि डायमेंशन ये आपके पास में है, तो 12750 बी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि पृथ्वी का उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं। पृथ्वी का उसके काल्पनिक अक्ष पे घूमने को क्या बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं, या आप ऑप्शन देख सकते हैं, परिभ्रमण, कक्षा, घूर्णन, या इनमें से कोई नहीं। तो घूर्णन बोला जाता है। पृथ्वी जो है अपने अक्ष के चारों ओर ऐसे टिल्टेड रहती है, थोड़ा सा झुकी हुई, और ये घूमती रहती है, तो इसलिए आपके पास में सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है कि पृथ्वी अपनी कक्षा में गति कैसे करती है। पश्चिम से पूर्व की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर। तो ए ऑप्शन आपके पास में करेक्ट हो जाएगा, वेस्ट टू ईस्ट ये करती है घूर्णन, ठीक है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर ये करती है, ये आपको ध्यान रखना है। 24 का ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास में है कि पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है। तो उत्तर अयानत और दक्षिण अयानांत और अपसौर और उपसौर। यहाँ पे आपके पास में हो जाएगा अपसौर, ठीक है। तो ये आपके पास में सी आंसर सही हो जाएगा, जिस दौरान क्या होता है कि पृथ्वी और सूर्य के मध्य मैक्सिमम डिस्टेंस होती है, अधिकतम दूरी होती है। नेक्स्ट आपके पास में है कि ऋतुएं निम्नलिखित में से किसके कारण होती हैं। ऋतु किसके कारण बनती है। पृथ्वी के घूर्णन करती है, इसलिए सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण, पृथ्वी के अक्ष का 66.5 डिग्री पे आनंद यानी कि झुके हुए होना, या उपरोक्त बी और सी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपके पास में वो हो जाएगा 26 का ये बी ऑप्शन, सिर्फ बी ऑप्शन। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिक्रमण के कारण ही ऋतु का निर्माण होता है, इनकी जो वेदर है आपका इसी वजह से चेंज होता रहता है। आगे बढ़ते हैं, और यह बोल रहा है आपको कि एक भू स्थिर उपग्रह का काल होता है यानी कि टाइम पीरियड, और भू स्थिर उपग्रह होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो इसका काल कितना होता है। तो ये आपके पास में यहाँ ध्यान रखना, 27 का डी आंसर हो जाएगा। 24 आवर्स होता है, 24 घंटे होता है भू स्थिर उपग्रह का काल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है, एक पिंड का पृथ्वी पर द्रव्यमान 6 किलोग्राम है, अगर इसे द्रव्यमान को चंद्रमा पर मापा जाता है तो कितना होगा।
इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा विचार करके ज़रूर सोच के आंसर लगाइएगा और सोचिए कि आपका आंसर सही होता है या नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास में डी ऑप्शन। थोड़ा सोचा होगा आपने। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि 1 किलोग्राम हो जाएगा, लगभग 1 किलोग्राम ये आंसर मैक्सिमम कैंडिडेट ने दिया होगा। तो बात करूँ यहाँ पे द्रव्यमान की बात हो रही है। द्रव्यमान कहीं पे भी आप किसी भी वस्तु को कहीं पे भी ले जाओ, समुद्र की गहराई में ले जाओ, चाहे आसमान में ऊपर ले जाओ, उसका द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है, सिर्फ वेट बदलता है। वो भी किसके कारण? आपके गुरुत्व के कारण। द्रव्यमान पे वहाँ पे उसका वेट जो है वो कम हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं होगा। द्रव्यमान यानी कि मास में कोई चेंज नहीं होता है। आप उसे कहीं पर भी ले जाएं, किसी भी ग्रह पे ले जाएं, ज़रूरी नहीं है कि चंद्रमा पे ही ले जाएं, तो मास में कहीं पे कोई चेंज नहीं होता है, सिर्फ वेट में चेंज होता है। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उष्णकटिबंधीय वर्ष नक्षत्र वर्ष से छोटा होता है, सौर दिवस नक्षत्र दिवस से लंबा होता है। उपरोक्त कथनों से कौन सा सही है? तो 30 क्वेश्चन आपके पास में है। इसके लिए आंसर सोचिएगा और विचार करके इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा केवल ए। एक आपके पास में है कि उष्णकटिबंधीय वर्ष नक्षत्र वर्ष से छोटा होता है, तो एक ऑप्शन आपके पास में करेक्ट है, बाकी गलत हैं। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस ग्रह के चारों ओर वलय होती हैं? वलय मतलब रिंग होती हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पास में शनि, ठीक है। तो यहाँ पे शनि ग्रह जो है इसके चारों ओर रिंग बनी हुई है, जैसे ये शनि ग्रह है, इसके चारों ओर ऐसे रिंग बनी हुई है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है किस चारों ओर वलय बनी हुई है, शनि ग्रह के चारों ओर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास में एक अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा यानी कि इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा अधिकांशतः 180 डिग्री यामोत्तर पर आधारित है, ठीक है। तो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे यहाँ पे आपके पास में क्या है? आधारित है। तो बिल्कुल ये ऑप्शन आपके पास में सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा के ठीक दोनों और स्थानों के बीच समांतर लगभग 1 दिन का है। ये आप यहाँ पे थर्ड ऑप्शन भी देख सकते हैं और फोर्थ ऑप्शन भी, लेकिन यहाँ पे सही आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। तो इसके बारे में आप इसको चेक कर सकते हैं। ये मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ, तो इसको चेक करिएगा। आंसर तो मैंने वैसे आपको बता ही दिया है। अभी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है कि ग्रहों के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो ग्रह के बारे में क्या सत्य है, ये कथन आपके पास में दिए गए हैं। ये प्रकाशहीन होते हैं किंतु चमकते नहीं हैं, ये अप्रकाशवान होते हुए भी चमकते हैं। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है, बाकी गलत हैं, क्योंकि इनका खुद का कोई प्रकाश यानी कि लाइट नहीं होता। ये सूर्य की लाइट को क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट करते हैं, इस वजह से ये चमकते हुए प्रतीत होते हैं। और ये खुद क्या होते हैं? अप्रकाशमान होते हैं, इनके पास में कोई लाइट नहीं होता। बी ऑप्शन करेक्ट है, बाकी इनको भी आप देख लीजिएगा, ये गलत हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सर्वाधिक चमकदार है? तो अभी मैंने आपको बताया था कि कौन सा ग्रह सबसे चमकदार है, इसके बारे में भी क्वेश्चन आपको उसी टेबल से पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास में जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शुक्र ग्रह, ठीक है। तो शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, मोस्टली साइंड, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो इसके बारे में भी सोचिएगा। वरुण ग्रह जो आपके पास में है हरे प्रकाश को करता है, और जैसे लाल ग्रह किसको बोला जाता है? रेड प्लैनेट किसे बोला जाता है? तो मंगल को बोला जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 की बात करें तो सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की अवधि के आधार पर निम्नलिखित में से ग्रहों का सही आरोही क्रम कौन सा है? यानी कि कौन सा पहले करता है उसके बाद में कौन सा करता है? तो 36 में जो क्रम है इसी प्रकार है, पृथ्वी, उसके बाद में मंगल, बृहस्पति और शनि। तो 1 2 3 4 36 ये आंसर आपके पास हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास में है कि सुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? तो ये धूमकेतु है, एक ग्रह से टकराया था, तो ये बहुत पहले की बात है। तो इसका नाम आपको ध्यान रखना है कि ये किस ग्रह से टकराया था 37 में, कि बृहस्पति ग्रह से टकराया था। तो 37 का सी आंसर हो जाएगा। तारे का रंग सूचक क्या है? देखिए, तारों का ही नहीं, किसी भी चीज़ का जो रंग का सूचक होता है ना, वो क्या होता है, ये आपको ध्यान रखना है कि इसका टेम्परेचर होता है। किसी भी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो उसके कलर के बारे में बताता है, ठीक है, यह ध्यान रखना। तो तारों का जो रंग का सूचक होता है उसके ताप का कारण होता है, तो उसके ताप के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास में है कि ग्रह उस विशाल आकाश ये पिंड को कहते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर काटता है और उसमें स्वयं अपना प्रकाश होता है। सूर्य के चारों ओर चक्कर काटता है और उसमें स्वयं अपना प्रकाश नहीं होता, वरन सूर्य के प्रकाशित करता है। अपनी धुरी पर घूमता रहता है, दीर्घवृत्ताकार मार्ग पर चलता है। तो 39 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन,
सूर्य के चारों ओर चक्कर काट लगाता है, बिल्कुल ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इसमें स्वयं का अपना कोई प्रकाश नहीं होता, यहाँ तक भी सही है, अभी हमने पहले क्वेश्चन भी देखा था। और वरुण सूर्य से प्रकाशित होता है, तो बिल्कुल जो सूर्य से ही प्रकाशित होते हैं। ओके, तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट आपके पास में है कि कौन सा हिमावरित ग्रह है, तो यह आपके पास में है, इसका आंसर हो जाएगा सी, बृहस्पति। ठीक है, तो 40 में आपका आंसर सी हो जाएगा, बृहस्पति। कौन सा हिमवारित ग्रह है, तो सी आंसर आपके पास करेक्ट है। ब्लैक बॉडी के बारे में बात करें, यानी कि कृष्ण छिद्र, ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था, तो ये आपको ध्यान रखना है, एस चंद्रशेखर ने। 41 का सी आंसर आपके पास में हो जाएगा, एस चंद्रशेखर ने। और आज के लिए जो लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये आप थोड़ा सा देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। सूर्य से पृथ्वी के मध्य दूरी को क्या बोला जाता है, तो ये आपके पास में सही आंसर हो जाएगा खगोलीय इकाई। ठीक है, तो खगोलीय इकाई बोला जाता है सूर्य और पृथ्वी, सूर्य और चंद्र क्या बोल रहे हैं, सूर्य से पृथ्वी के मध्य की दूरी को, तो ये खगोलीय इकाई से बोला जाता है। यूनिट होती है वो कौन सी यूनिट होती है, खगोलीय इकाई होती है। तो इसी के बाद में हम बात करते हैं आगे के क्वेश्चंस की नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। आई होप वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ जरूर उसे लाइक करिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ में। देखिए, सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, तो यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जीएस कोई नया नहीं बनता है, अब ये जो चीज़ खोज हो चुकी है वो सेम वही रहना है, बदलना नहीं है। तो इनको कहीं से भी पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, पढ़ना आपको ही है। ठीक है, तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। ज़रूर से अपने कमेंट बॉक्स में बताइए कि अपना रेस्पॉन्स दीजिएगा मुझे, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हो आप ज़रूर से मुझे बताइएगा। ठीक है, चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।